नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों का। आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में 7 दिवसीय आवासीय डायबिटीज चिकित्सा शिविर के ब्रोशर का विमोचन किया गया। आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में 7 दिवसीय आवासीय मधुमेह चिकित्सा शिविर का आयोजन आयुर्वेद योग एवं अनुशासित जीवन शैली से मधुमेह पर प्रभावी नियंत्रण संभव कुलगुरु प्रोफेसर वेद गोविंद सहाय शुक्ल आयुर्वेद योग प्राकृतिक चिकित्सा एवं पंचकर्म के माध्यम से मिलेगा समग्र उपचार। मधुमेह डायबिटीज से पीड़ित लोगों के लिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर एक विशेष 7 दिवसीय आवासीय मधुमेह चिकित्सा शिविर आयोजित करने जा रहा है। यह शिविर 11 मई से 17 मई 2026 तक विश्वविद्यालय परिसर स्थित MS संजीवनी आयुर्वेद चिकित्सालय में आयोजित होगा। विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर वेद गोविंद सहाय शुक्ल द्वारा शिविर के ब्रोशर का विमोचन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि डायबिटीज केवल दवा से नहीं बल्कि सही दिनचर्या, संतुलित आहार, योग, आयुर्वेदिक जीवन शैली से प्रभावी रूप से नियंत्रित की जा सकती है। यह शिविर लोगों को स्वस्थ जीवन की ओर प्रेरित करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। उन्होंने आमजन से इस शिविर का अधिकतम लाभ उठाने की अपील करते हुए कहा कि शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में रोगियों को व्यक्तिगत परामर्श, योग प्रशिक्षण और पथ व्यवस्था, आयुर्वेदिक औषधि और पंचकर्म जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे उन्हें दीर्घकालिक स्वास्थ्य लाभ मिल सके। शिविर के आयोजन सचिव डॉक्टर ब्रह्मानंद शर्मा ने बताया कि शिविर में सीमित सीटें उपलब्ध हैं। इच्छुक व्यक्ति शीघ्र पंजीकरण कर इस विशेष स्वास्थ्य शिविर का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। शिविर के लिए पंजीकरण शुल्क मात्र 1000 रुपए निर्धारित किया गया है। शिविर की प्रमुख विशेषताएं हैं: प्रातःकालीन योग सत्र सुबह 6 बजे से 7 बजे तक, मधुमेह रोगियों के लिए विशेष डाइट व्यवस्था, आयुर्वेदिक औषधि एवं स्वास्थ्यवर्धक पेय, आवश्यकता अनुसार पंचकर्म एवं प्राकृतिक चिकित्सा, विशेषज्ञ चिकित्सकीय परामर्श एवं दैनिक स्वास्थ्य जांच, स्वास्थ्य शिक्षा एवं जीवन शैली सुधार प्रशिक्षण, पूर्णतः अनुशासित एवं स्वास्थ्य केंद्रित आवासीय व्यवस्था। इस अवसर पर सह संरक्षक अखिलेश कुमार पिपल, रजिस्ट्रार प्रोफेसर डॉक्टर चंदन सिंह, प्राचार्य PGIA जोधपुर, आयोजन अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर A नीलिमा एवं संकाय सदस्य और विद्यार्थी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन की पावन धरा पर सर्वजातीय सामूहिक विवाह समिति के तत्वावधान में एक भव्य सामूहिक विवाह सम्मेलन संपन्न हुआ। इस समारोह में सर्व समाज के 21 जोड़ों ने अग्नि को साक्षी मानकर और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच अपने नए जीवन की शुरुआत की। महामंडलेश्वर का सानिध्य और आशीर्वाद इस मांगलिक अवसर पर विशेष रूप से उपस्थित महामंडलेश्वर पंडित मदन राजस्थानी ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। गायत्री शक्तिपीठ के सदस्यों द्वारा विवाह संपन्न कराया गया और नवविवाहित जोड़ों को सुखद दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं दी। अपने संबोधन में पंडित मदन राजस्थानी ने समाज को एकजुट करने वाला एक हिंदू एक राष्ट्र का ओजस्वी संदेश दिया। समिति के अध्यक्ष प्रहलाद कंडारा ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत धार्मिक रीति रिवाजों और अतिथियों के भव्य स्वागत और अभिनंदन के साथ हुई। इस मौके पर सभी जोड़ों का विवाह हिंदू पद्धति से संपन्न कराया गया। इस मौके पर श्री 1008 संत दाती महाराज मदन राजस्थानी, पूर्व सांसद बद्री राम जाखड़ और समिति अध्यक्ष प्रहलाद कंडारा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिशुपाल सिंह भी सम्मिलित हुए। सुरेश पवार की रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन में साध्वी निष्ठा प्रिया का 13वीं सूर्य साधना आज से निकली कलश यात्रा। हठ योगिनी बाल तपस्वी सूर्य उपासिका साध्वी निष्ठा प्रिया द्वारा 22 दिवसीय सूर्य साधना का आज आगाज हुआ, जिसमें आज 501 कलश के साथ कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा पाली बस स्टैंड मनकमहाश्वर महादेव मंदिर से प्रारंभ होकर मुख्य बाजार होते हुए मारवाड़ी बाजार, सिंधी बाजार होते हुए आउवा रोड सत्यनारायण मंदिर पर समापन हुई, जिसमें सैकड़ों की तादाद में पुरुष और महिलाओं ने हिस्सा लिया और कलश यात्रा का मुख्य बाजार में जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। साध्वी की यह 13वीं सूर्य साधना भीषण गर्मी में तपस्वी सूर्य साधना करेंगी और जिसमें 5 हवन कुंडों के बीच दोपहर में तपती गर्मी मार्बल लगे पिल्लर पर बैठकर साध्वी द्वारा सूर्य साधना तपस्या की जाएगी। सुरेश पवार की रिपोर्ट। पुलिस आयुक्तालय जोधपुर द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से नवीन आपराधिक कानूनों और आधुनिक अनुसंधान तकनीकों पर आधारित दिनांक 30 अप्रैल 2026 से 1 मई 2026 तक मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर जोधपुर में 2 दिवसीय प्रशिक्षण सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है।
सेमिनार का उद्देश्य अनुसंधान अधिकारियों को नवीन विधिक प्रावधान और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और वैज्ञानिक जांच तकनीकों के संबंध में अद्यतन प्रशिक्षण प्रदान करना। कार्यक्रम का शुभारंभ पुलिस उपायुक्त सहीन सी द्वारा स्वागत उद्बोधन के साथ किया गया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि बदलते समय के साथ अपराधों की प्रकृति जटिल होती जा रही है। ऐसे में अनुसंधान अधिकारियों के लिए आधुनिक तकनीकों एवं जटिल डिजिटल टूल्स की जानकारी अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने प्रशिक्षण को व्यवहारिक रूप से उपयोग में लाने पर विशेष जोर दिया। एसबीआई जोधपुर के डीजीएम प्रशासन संजय उपाध्याय ने अपने उद्बोधन में कहा, बैंकिंग सेक्टर एवं पुलिस के बीच समन्वय आज के समय में अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। विशेषकर साइबर अपराधों की रोकथाम और वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में उन्हें ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों को समय की आवश्यकता बताते हुए इसकी सराहना की। पुलिस आयुक्त जोधपुर शरत कविराज ने अपने उद्बोधन में सेमिनार की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि नवीन आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अनुसंधान अधिकारियों का प्रशिक्षित और अपडेट रहना आवश्यक है। उन्होंने तकनीकी साक्ष्यों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि सशक्त और वैज्ञानिक अनुसंधान से ही न्यायिक प्रक्रिया को मजबूती मिलती है। वहीं सोनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित फोटोग्राफी प्रशिक्षण सत्र में घटनास्थल के वैज्ञानिक डॉक्यूमेंटेशन, साक्ष्य की गुणवत्ता बनाए रखने और आधुनिक कैमरा तकनीकों के उपयोग पर विस्तृत जानकारी दी गई। प्रतिभागियों को बताया गया कि सही एंगल, लाइटिंग और क्रमबद्ध फोटोग्राफी अनुसंधान में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चोराराम डीडीपी द्वारा नवीन आपराधिक कानूनों के विभिन्न प्रावधानों की विस्तार से व्याख्या की गई। उन्होंने बताया कि नए कानूनों के तहत अनुसंधान प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, तकनीक आधारित और जवाबदेह बनाई गई है। उन्होंने व्यवहारिक उदाहरणों के माध्यम से कानूनों के प्रभावी उपयोग की जानकारी दी। सहायक पुलिस आयुक्त व्रत पश्चिम श्रीमती छवि शर्मा द्वारा नेट ग्रिड पर प्रशिक्षण देते हुए बताया गया कि विभिन्न डेटाबेस के एकीकरण के माध्यम से जांच कार्य को अधिक प्रभावी और सटीक बनाया जा सकता है। एएसआई देवाराम द्वारा आईसीजेएस और ऑनलाइन टूल्स, राजकोप ट्रेनिंग ऐप, साथ ही नवीन सीसीटीएनएस प्रणाली, साक्ष्य लिंकिंग और ई साक्ष्य प्रबंधन पर विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से अनुसंधान प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने में तकनीक को और तरीकों को समझाया। प्रदीप बोहरा द्वारा एमओबी और एफएसएल से संबंधित सत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि फॉरेंसिक साक्ष्य अपराधों की जांच में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। उन्होंने विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों के संग्रहण और परीक्षण की प्रक्रिया को विस्तार से समझाया। 2 दिवसीय सेमिनार में पुलिस आयुक्तालय जोधपुर के जिला पूर्व एवं पश्चिम के प्रत्येक वृत्त से 50% थानाधिकारी, शेष थानों के द्वितीय प्रभारी अधिकारी द्वारा 50% अनुसंधान अधिकारी रिजर्व पुलिस लाइन से भी उपस्थित रहे। इस प्रकार 300 अनुसंधान अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। दिनांक 1 मई 2025 को जिला पूर्व एवं जिला पश्चिम के प्रत्येक वृत्त से शेष रहे थानाधिकारी, द्वितीय प्रभारी अधिकारी और 50% शेष रहे अनुसंधान अधिकारी और 50% अनुसंधान अधिकारी रिजर्व पुलिस लाइन से भी सेमिनार में सम्मिलित होंगे। सेमिनार के माध्यम से प्रतिभागियों को नवीन कानूनों, तकनीकी संसाधनों और वैज्ञानिक अनुसंधान पद्धतियों की गहन जानकारी प्रदान की गई, जिससे अपराध अनुसंधान को अधिक प्रभावी, मजबूत और परिणाममुखी बनाने में सहायता मिलेगी। अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के मंडल कार्यालय में वरिष्ठ मंडल सामग्री प्रबंधक अरविंद शर्मा का मंडल अध्यक्ष महेंद्र व्यास, मंडल पदाधिकारियों और शाखा 6 पदाधिकारियों द्वारा माला, साफा और मोमेंटो भेंट कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर भगत की कोठी शाखा के सह शासन सचिव प्रफुल्ल चंद तिवारी के रेलवे से सेवानिवृत्त होने पर माला, साफा और मोमेंटो भेंट कर स्वागत किया गया। मंडल सचिव मनोज कुमार परिहार ने उपस्थित सभी साथियों से 1 मई मजदूर दिवस मनाने के लिए रेलवे इंस्टीट्यूट रेलवे स्टेशन के पास अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर जुलूस के रूप में सोजती गेट मजदूर मैदान तक पहुंचकर आम सभा का आयोजन किया जाएगा। वहीं मंडल अध्यक्ष महेंद्र व्यास ने अरविंद शर्मा की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए बताया कि कामरेड हमारे साथ अजमेर में वर्ष 1991 से जुड़े हुए हैं। अजमेर कार्यशाला स्टोर में शाखा सचिव के पद पर भी कार्यरत थे। तो 2006 में अजमेर स्टोर से सहायक मंडल सामग्री प्रबंधक के पद पर नियुक्त हुए। अरविंद शर्मा ने अपने वक्तव्य में बताया कि इतनी
हाई टेम्परेचर डिग्री गर्मी के मौसम में आप सभी ने स्वागत किया, जिसके लिए सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी एकत्रित रहे ताकि संगठन को और अधिक मजबूती मिल सके, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही गंभीर है। प्रफुल्ल चंद तिवारी ने संगठन का आभार व्यक्त करते हुए सभी साथियों को धन्यवाद ज्ञापित किया। इसी कड़ी में जयपुर से पधारे जोनल कोषाध्यक्ष विपुल सक्सेना का मंडल पदाधिकारियों, शाखा पदाधिकारियों द्वारा माला साफा पहनाकर स्वागत किया गया। सभा का संचालन आशा कंवर ने किया। सभा को जसबीर सिंह चौधरी और शरद जोशी ने संबोधित किया। सभा में संजय मीणा और सुनील टाक, मदन लाल बेरवा, बन्ने सिंह, अशोक सिंह बेड़तिया, अनुप त्रिवेदी, लाभ सिंह, विजया व्यास और अरुणा सोलंकी, रेखा महेंद्र सिंह सब्बरवाल, विजय सिंह धाभाई, नीरज प्रसाद और ललित सुनारिया, भवर सिंह दहिया, आसूराम चौधरी, हनुमान राम, संदीप गुर्जर, कृष्ण कुमार गुर्जर, जितेंद्र गुर्जर, आशीष खन्ना और अशोक प्रजापत, भूपेंद्र सागर प्रजापत और पिंटू कुमारी साथी, सोनू चौधरी, अंजू सैनी, प्रियंका मीणा सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। शहर में कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली एक सनसनीखेज घटना में खांडा फलसा थाने के बाहर ही करीब 50 बदमाशों ने एक युवक पर कातिलाना हमला कर दिया। मामूली सड़क हादसे से शुरू हुआ विवाद इतना बड़ा कि आरोपियों ने लोहे के सरियों और लाठियों से युवक को बेरहमी से पीट डाला। गंभीर रूप से घायल युवक को मथुरा दास माथुर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना बुधवार देर रात शिवांची गेट इलाके में हुई, जिस क्षेत्र में एक बार की तनाव का माहौल बन गया। मामले की थाने के बाहर 50 बदमाशों का कातिलाना हमला एक्सीडेंट विवाद ने लिया हिंसक रूप। शहर में कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली एक सनसनीखेज घटना खांडा फलसा थाने के बाहर ही करीब 50 बदमाशों ने एक युवक पर कातिलाना हमला कर दिया। मामूली सड़क हादसे से शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि युवक को बेरहमी से लोगों ने पीट डाला। वहीं गंभीर रूप से घायल युवक को मथुरादास माथुर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना बुधवार देर रात की है, जिस क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कमिश्नर शरद कविराज ने खांडा फलसा थानाधिकारी बलवंत राम को लाइन हाजिर कर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लाला लाजपत राय पास सरदारपुरा 5वीं रोड निवासी प्रोटीन हाउस के संचालक मनीष जोशी पुत्र ओम प्रकाश जोशी की कार की टक्कर को लेकर आकलिया चौराहे पर दूसरे पक्ष से कहासुनी हो गई। इसके बाद में कार सवार युवक मौके से शिवांची गेट की ओर निकल गया। मनीष ने उसका पीछा किया और वहां कॉलोनी प्लॉट नंबर 38 रामदेव जी मंदिर की तक पहुंच गया और थाने के बाहर ही 50 से अधिक लोग जमा हो गए और इसके बाद हमला कर दिया गया। हमलावरों ने लोहे के सरिये और लाठियों से ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे मनीष के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। घटना के बाद क्षेत्र में भारी भीड़ जमा हो गई और परिजनों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। घायल के पिता ओम प्रकाश जोशी का आरोप है कि वे रात 11 बजे से सुबह 4 बजे तक थाने के बाहर खड़े रहे, लेकिन रिपोर्ट दर्ज करने में देरी की गई। इससे आक्रोशित लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी और थानाधिकारी पर कार्रवाई की मांग की। सीसीटीवी खंगाल रही है पुलिस, जहां मामले की सूचना पर एसीपी सेंट्रल मंगलेश चुंडावत मौके पर पहुंचे और पुलिस ने घायल युवक मनीष के पिता की रिपोर्ट पर इकबाल खान सहित अन्य 50 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। घटना स्थल के सीसीटीवी फुटेज जुटाई जा रहे हैं। आरोपियों की लोकेशन ट्रेस कर संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। पुलिस कमिश्नर का एक्शन। घटना में लापरवाही सामने आने पर पुलिस कमिश्नर ने खांडा फलसा थाना प्रभारी बलवंत राम को लाइन हाजिर कर दिया है। वहीं घटना के बाद क्षेत्र में भारी भीड़ जमा हो गई और परिजनों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। मामले की सूचना पर एसीपी पहुंचे और उन्होंने पूरे मामले को संभाला। शहर में दहशत सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। खांडा फलसा थाने के बाहर इस तरह का मामला होने से शहर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। घटना ने पुलिस की एक तरफा और तत्परता और कानूनी व्यवस्था पर बहस छेड़ दी है। एक्सीडेंट को लेकर दो पक्षों के बीच में कल रात को विवाद हुआ था, जिसके पश्चात दोनों के बीच में आपस में मारपिटाई की घटना हुई थी। एफआईआर दर्ज की गई थी रात को और टीमें रवाना करके लोगों को जो घटना में शरीक थे उनको दस्तयाब किया गया। सुबह जो नामजद एक व्यक्ति एफआईआर में था उसे डिटेन किया गया है। सीसीटीवी कैमरा और ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर धीरे धीरे अन्य लोगों को भी दस्तयाब किया गया। अभी तक कुल 4 व्यक्तियों को, एक व्यक्ति को 151 में गिरफ्तार किया गया है। अन्य 4 लोगों को जो घटना में शरीक थे उनको
भी दस्तयाब किया गया है। पूछताछ और अनुसंधान जारी है। किस बात को लेकर बात शुरू हुई? आपस में दोनों पक्षों के बीच में एक्सीडेंट हुआ था खलिया चौराहे पर और उनकी गाड़ियां टकराई थी ट्रैफिक सिग्नल पर। इस बात को लेकर दोनों में बोलचाल हुई थी और उसके बाद मारपिटाई हुई है। वैदिक मंत्रोच्चारण और जयकारों के बीच अंबिका मंदिर के शिखर पर चढ़ाई धर्म ध्वजा। अंबिका मंदिर के 36वें वार्षिक उत्सव पर हुए धार्मिक आयोजन, दूर दराज से पहुंचे श्रद्धालुओं ने लगाई धूक। श्री मेवाड़ा क्षत्रिय कलाल समाज सांडे राव की गायत्री उपासक साध्वी जमुना देवी द्वारा मां अंबिका की विशेष भक्ति के दौरान मंदिर बनाने की ललक को लेकर अपनी आजीविका से बचत स्वयं की कमाई से एक विशेष भव्य शिखर बंद मंदिर का निर्माण वर्ष 1990 में करवाकर प्राण प्रतिष्ठा के बाद मां की प्रतिमा विराजित की गई थी। इस मंदिर की 36वीं वर्षगांठ पर शुक्रवार सुबह संत मनसुख हीरापुरी महाराज के सानिध्य में पंडितों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच गाजे बाजे के साथ मंदिर के शिखर पर जयकारे लगाते हुए धर्म ध्वजा चढ़ाई गई। इस दौरान विशेष पूजा अर्चना के बाद में महाआरती हुई, जिसमें मेवाड़ा क्षत्रिय कलाल समाज परिवार के सदस्यों सहित सनातन धर्म प्रेमियों ने भाग लिया। दूर दराज से पहुंचे लोगों ने मां के देवरे में धूक दे करके परिवार के लिए खुशहाली की मन्नतें मांगी। वहीं 36वें वार्षिक उत्सव पर आयोजित धार्मिक महोत्सव में प्रवचन करते हुए संत रामदास महाराज ने कहा, इस प्रकार के धार्मिक आयोजनों से अपनत्व और आपसी भाईचारा बढ़ता है, साथ ही दूर दराज से पहुंचे समाज बंधुओं का भी मेल मिलाप होता है। संत ने कहा कि धर्म के कार्य में खर्च किया हुआ धन कभी व्यर्थ नहीं जाता। अधिकांश समय साधना में लीन रहती थी साध्वी जमुना देवी। क्षत्रिय राजपूत समाज के जयदेव सिंह राणावत ने कहा कि श्री मेवाड़ा क्षत्रिय कलाल समाज की गायत्री उपासक साध्वी जमुना देवी एक गरीब परिवार से थी, जो 16 वर्ष की उम्र में ही मां अम्बे की भक्ति में लगाव करते हुए धीरे धीरे अत्यंत कठिन तप तपस्या करने लगी। पारिवारिक जीवन अपनाते हुए एक अध्यापिका के रूप में क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों में अध्यापन करवाने के साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी अपना नाम रोशन किया। 24 वर्षों तक अन्न का त्याग कर मां की आराधना करते हुए अपनी निजी कमाई से मां का मंदिर निर्माण करवाकर संत सम्मेलन और प्राण प्रतिष्ठा के बाद अपना व्रत खोल अन्न ग्रहण किया था। मंदिर प्रतिष्ठा के 12 वर्ष बाद साध्वी का देवलोक गमन हो जाने पर परिवारजनों ने मंदिर के ठीक सामने अक्षय तृतीया के दिन विधि विधान से गाजे बाजे के साथ समाधि दी थी। आज हम सभी इस महान तपस्वी को नमन करते हैं, जिन्होंने तपस्या के दौरान अपनी तथा अपने गांव समाज का नाम रोशन किया। खीमाराम मेवाड़ा की रिपोर्ट। पूर्व मंत्री ब्रजेंद्र सिंह सुपा की प्रतिमा अनावरण समारोह में जाते समय भुसावर में सांसद भजनलाल जाटव और कार्यकर्ताओं ने गहलोत का अभिनंदन किया। भरतपुर के भुसावर कस्बे में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को साफा पहनाकर स्वागत करते सांसद भजनलाल जाटव, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और कांग्रेस कार्यकर्ता तहसील भुसावर कस्बे सहित उपखंड क्षेत्र के विभिन्न गांवों में शुक्रवार 1 मई को उस समय राजनीतिक उत्साह चरम पर पहुंच गया, जहां स्वागत कार्यक्रम उस समय आयोजित किया गया जब गहलोत भरतपुर जिले के बयाना उपखंड क्षेत्र के सुपा गांव में राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री स्वर्गीय ब्रजेंद्र सिंह सुपा की प्रतिमा के अनावरण समारोह में शामिल होने जा रहे थे। भुसावर कस्बे के राजा मंडी स्थित ठाकुर गणेश जी मंदिर प्रांगण में ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी भुसावर के हरि राम सैनी समाज सेवा समिति तहसील भुसावर के अध्यक्ष चंद्र सैनी सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान सांसद भजनलाल जाटव और अशोक चांदना का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। रामेश्वर फौजदार की रिपोर्ट। रेलवे कॉर्पोरेटिव बैंकिंग सोसाइटी के पास रेलवे इंस्टीट्यूट में संयुक्त श्रमिक संगठन अध्यक्ष कॉमरेड गोपी किशन, संयोजक मनोज कुमार परिहार और विभिन्न घटकों के पदाधिकारियों द्वारा झंडारोहण कर कर्मचारियों ने हाथ में लाल झंडे और मई दिवस का बैनर लेकर रैली निकाली। जुलूस में 50 से अधिक ऑटो रैली में सबसे आगे चल रहे थे। रैली रेलवे स्टेशन चौराहे से होते हुए रणछोड़ के मंदिर से गुजरते हुए चांदसा तकिया मार्केट, सोजती गेट चौराहा, राजीव गांधी सर्कल से होते हुए मजदूरों ने इनकलाब जिंदाबाद, शिकागो के शहीद अमर रहे, आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए विशाल जुलूस निकाला और
जुलूस मजदूर मैदान में पहुंचकर सभाएं परिवर्तित हुआ। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई 1886 में शिकागो शहर में मजदूरों के अधिकारों की 8 घंटे की कार्य की मांग को लेकर जो आंदोलन हुआ उसमें जो शहीद हुए उनको याद किया गया। इसके चलते मजदूरों को 8 घंटे काम का अधिकार प्राप्त हुआ। सभा को गोपी किशन ने संबोधित करते बताया कि कर्मचारियों और मजदूरों को विशेषकर कार्य के घंटों को लेकर निरंतर संघर्ष करना पड़ा है और भारत सरकार द्वारा मजदूरों और कर्मचारियों के विरुद्ध 4 लेबर कोड में बदलाव किया, उसका सभी मजदूर घटक दलों द्वारा इसका विरोध करते हैं। सरकार की गलत नीतियों के कारण आज दिल्ली में 30,000 से अधिक मजदूर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चल रहे हैं, जो कि देश हित में नहीं है। सभा में एमडी पुरोहित ने बताया कि सरकार हर विभाग को निजी हाथों में देकर मजदूरों के भविष्य को अंधकार में धकेल रही है, जिससे रोजगार के अवसर हर जगह समाप्त हो रहे हैं। कॉमरेड मनोज कुमार परिहार और महेंद्र व्यास मजदूरों का यह दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और राधा कृष्ण बोहरा तात साहब के स्मारक और मजदूरों के कार्यालयों में रोशनी से सजावट की गई है और तात साहब की प्रतिमा पर सैकड़ों मजदूरों ने माल्यार्पण कर उनके बताए रास्ते पर चलने का प्रण किया। कॉमरेड मुकेश सक्सेना ने साथियों को संबोधित करते हुए कहा कि यह सरकार पूंजीपतियों के इशारे पर कार्य करते हुए नई नीतियां लागू कर देश के युवाओं को मजबूर कर कलम छोड़कर बंदूक लेने का कार्य करने के लिए मजबूर कर रही है। देश के सैकड़ों बेरोजगार युवा रोजगार के अभाव में इधर उधर भटक रहे हैं और मनीषा पवार पूर्व विधायक ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण बाजार में महंगाई आसमान छू रही है, गैस के भाव निरंतर बढ़ रहे हैं, आम व्यक्ति का जीवन यापन भी दुर्भर हो गया है। सभा का संचालन नदीम खान ने किया। विशाल जुलूस में अशोक सिंह मेड़तिया, शंभू सिंह मेड़तिया, परमानंद गुर्जर, इंटक राजेंद्र सिंह सोलंकी, पुखराज सांखला, विद्युत भाग धीरेन्द्र सिंह और श्रीराम परिहार, बालकिशन ब्रज किशोर, शीतान सिंह, दुर्गा सिंह और ऑटो रिक्शा एकता यूनियन से फिरोज खान, कानाराम, जयराम, जय सिंह, राजेंद्र व्यास, तुलसा, मनीष माथुर और बद्री नारायण परिहार, मदन लाल गुर्जर, लाखन सिंह, RC2K, राजाराम और राजेंद्र सिंह, साथ ही वाहिदुद्दीन, महेंद्र सिंह, चांद अली, सलाउद्दीन शेरू ने भाग लिया। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर हमने हरीश जोशी मार्ग रेलवे इंस्टीट्यूट प्रांगण से विधिवत झंडारोहण हमारे जोधपुर के विवाद कॉमरेड नेता कॉमरेड गोपी किशन जी, जो संयुक्त संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा कराकर सैकड़ों की तादाद के अंदर तमाम मजदूर वर्ग ने रैली निकालने का काम किया। ये रैली रेलवे स्टेशन, रणछोड़ जी का मंदिर, सोस्ती गेट, राजीव गांधी सर्किल से मजदूर मैदान के अंदर सभा में तब्दील हुई, जिसके अंदर रैली का जगह जगह स्वागत किया गया। हमारे ऑटो रिक्शा एकता यूनियन के साथियों ने 50 से अधिक ऑटो लेकर इस रैली को एक ऐतिहासिक रैली बनाने का काम किया। मैं इस संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक होने के नाते तमाम जोधपुर मंडल के मजदूर साथियों का क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं, हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मीडिया के तमाम साथियों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आप सभी जानते हैं आज का दिन मजदूरों के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज ही के दिन अमेरिका के शहर शिकागो के अंदर बहुत बड़ा मजदूरों और पूंजीपतियों के बीच में संघर्ष हुआ और उस संघर्ष के अंदर खून की नदियां बह गई और खून की नदियां के कारण हमारे इस झंडे का रंग लाल हुआ और आज ही के दिन के माध्यम से 1886 शिकागो के अंदर जो हमारे मजदूर शहीद हुए, उसी के रहते हमको 8 घंटे काम का अधिकार मिलने का काम हुआ। 24 घंटों में 8 घंटे काम के, 8 घंटे विश्राम के और 8 घंटे मनोरंजन के किए गए। लेकिन वर्तमान सरकार की निगाहें बहुत ही अलग तरह की है। सरकार ने हाल ही के अंदर 1 अप्रैल 2026 को नए लेबर लॉज में बदलाव करने का काम किया। उसके अंदर हायर एंड फाइल जैसे रूल कर्मचारियों पर लागू करने का काम किया। अगर वो ये रूल अगर लागू होते हैं
तो देश का मजदूर किसी भी तरह से सुरक्षित नहीं है। कोई भी मजदूर अपने अधिकारों को लेकर संघर्ष नहीं कर पाएगा। अगर कोई मजदूर अपनी आवाज़ को ऊंचे उठाने का काम करेगा तो उसका तुरंत उसकी सेवाएं समाप्त करने का काम कर दिया जाएगा। ऐसे रूल 1 अप्रैल 2026 से कर्मचारियों पर लागू करने का काम ये सरकार कर रही है, जिसका जोधपुर का ही नहीं बल्कि देश का श्रमिक वर्ग आज के इस दिवस पर उनका विरोध करता है और मांग करता है कि भारत जैसे देश के अंदर इस प्रकार के कानून संवैधानिकता के अधिकार को लेकर उनके हनन की बात है और हम उसका पूर्ण तौर पर विरोध करते हैं। आज की जो हमारी रैली थी बहुत ही शानदार रैली थी। उस रैली के अंदर सैकड़ों की तादाद में हमारे मजदूर साथी अलग अलग कमठा वर्ग के LIC से, बैंक से, रेलवे के, एटेक, सीटू, RC2 तमाम संगठनों ने रैली का सहयोग किया। साथ ही साथ मैं बताता हूँ जोधपुर के जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ओमकार जी वर्मा ने की टीम ने भी इस जुलूस का स्वागत करते हुए जुलूस के साथ जाकर मजदूर वर्ग का हौसला अफजाई करने का काम किया। मैं संयुक्त संघर्ष समिति के अध्यक्ष होने के नाते तमाम मजदूर वर्गों का, मीडिया के साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए यही आग्रह करूंगा कि आज का जो दिवस है हमारा मजदूरों का दिवस है। इस दिवस को सभी मजदूर बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हुए इस दिवस को मनाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। IIT जोधपुर करेगा मरुधरा प्रतिबद्धता दिवस का आयोजन। राजस्थान के विकास एजेंडा पर मुख्य सचिव करेंगे मार्गदर्शन। जल, ऊर्जा, कृषि और तकनीक पर केंद्रित रोड मैप, नए शैक्षणिक विभागों और रणनीतिक विस्तार की। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर मरुधरा प्रतिबद्धता दिवस का आयोजन करने जा रहा है, जो कि राजस्थान के समग्र विकास में अपनी भूमिका को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। राजस्थान के मुख्य सचिव श्री V श्रीनिवास इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। यह कार्यक्रम एक उच्च स्तरीय मंच के रूप में परिकल्पित है, जहां संस्थान की विशेषज्ञता को राज्य सरकार की प्राथमिकताओं और अपेक्षाओं के साथ समन्वित किया जाएगा। निदेशक प्रोफेसर अविनाश कुमार अग्रवाल के नेतृत्व में, जो अपने कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण कर रहे हैं, IIT जोधपुर ने प्रभाव उन्मुख अनुसंधान, नवाचार और नीति सहभागिता पर आधारित एक दूरदर्शी दृष्टि प्रस्तुत की है। मरुधरा प्रतिबद्धता दिवस राज्य की विकासात्मक आवश्यकताओं को समझने और उनके समाधान के लिए सार्थक सहयोग के प्रति संस्थान की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। संस्थान ने 5 प्रमुख क्षेत्रों जल, नवीनीकरणीय ऊर्जा और शहरी नियोजन और परिवहन, कृषि एवं कला एवं हस्तशिल्प को चिन्हित किया है। विशेष रूप से 27 विशेषज्ञों की टीम जोजरी नदी से जुड़े जल संबंधित मुद्दों पर कार्य कर रही है, जो जल जीवन मिशन जैसे अभियानों में योगदान दे रही है। यह टीम अब राज्य सरकार के साथ मिलकर व्यापक और लागू किए जाने वाले समाधान विकसित करेगी। इसमें समानांतर नवीनकरणीय ऊर्जा और भविष्य उन्मुखी शहरी अवसंरचना, AI आधारित कृषि, नवाचार और पारंपरिक हस्तशिल्प के तकनीकी उन्नयन पर भी कार्य जारी है। वहीं इसके अतिरिक्त IIT जोधपुर आयुर्वेद आधारित संस्थान प्रणालियों में अंतः विषयक शोध को आगे बढ़ा रहा है और प्राचीन गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त के योगदानों को समकालीन संदर्भ में पुनः व्याख्यात करते हुए समर्पित टीम का गठन किया गया। अपने शैक्षणिक पोर्टफोलियो को मजबूत करते हुए IIT जोधपुर इस अवसर पर 5 नए विभागों का शुभारंभ करेगा। एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एंटी ड्रोन तकनीक और UAV, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ऊर्जा एवं ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग, पर्यावरण एवं सतत इंजीनियरिंग, साथ ही अर्थशास्त्र। इन कार्यक्रमों में प्रवेश वर्तमान शैक्षणिक सत्र से प्रारंभ होगा, जिसमें विद्यार्थियों को उभरते और राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों में अवसर प्राप्त होंगे। विस्तार के दृष्टिकोण से संस्थान विशेषीकृत अनुसंधान आधारित विस्तार केंद्रों की स्थापना की परिकल्पना कर रही है, जो कि क्षेत्र विशिष्ट चुनौतियों के समाधान, नीति निर्माण में सहयोग तथा अनुसंधान को व्यवहारिक उपयोग में परिवर्तित करने पर केंद्रित होगा। यह केंद्र प्रौद्योगिकी, शासन और समाज के बीच समन्वय को सशक्त बनाएंगे। पिछले 2 वर्षों में IIT जोधपुर ने उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। छात्र संख्या 4400 से बढ़कर 9400 और संकाय संख्या 250 से बढ़कर 350 हो गई है, जो कि संस्थान की तेजी से हो रही शैक्षणिक और अनुसंधान उन्नति को दर्शाती है। संस्थान विशेष रूप से मेड टेक क्षेत्र में अपने
ट्रांसलेशन रिसर्च इकोसिस्टम को मजबूत कर रहा है, जहां एम्स के साथ सहयोग से विकसित कई नवीन तकनीकों को कंपनियों द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है। मरुधरा प्रतिबद्धता दिवस राजस्थान के विकास के प्रति IIT जोधपुर की गहरी प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जो कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी और शासन को एक साथ लाकर सतत समावेशी और भविष्य उन्मुख समाधान तैयार करने का संकल्प प्रस्तुत करता है। तो IIT जोधपुर प्रथम मरुधरा प्रतिबद्धता दिवस वो कल यानी 2 मई को मनाने जा रहा है। और इस दिवस में बेसिकली हमारा पर्पज़ ये है कि IIT जोधपुर राजस्थान में है और राजस्थान के लिए जो उनकी भूमिका है और जो जिम्मेदारी है उसको सेलिब्रेट करने के लिए, और उसके लिए जो हमारे राज्य के सबसे बड़े मुखिया हैं, हमारे मुख्य सचिव श्री V श्रीनिवास जी, उनसे भी हम ये सुनना चाहते हैं कि उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है IIT जोधपुर से, ताकि IIT जोधपुर अपने रिसर्च को, अपनी एकेडमिक्स को, राजस्थान को और राजस्थान की समस्याओं को दूर करने के लिए केटर कर सके। तो इसका उद्देश्य यही है कि हम IIT जोधपुर एक संस्थान के तौर पर राजस्थान प्रदेश के लिए जो उनकी प्रतिबद्धता है उसको हम प्रदर्शित करना चाहते हैं। किस तरह से कोई सर सवाल? आयोजन किस तरह से क्या क्या होगा? शिक्षा के लिए आप प्रथम बार आयोजन कर रहे हैं, क्या इसमें? तो इस कार्यक्रम में हम पहले तो चीफ सेक्रेटरी साहब जब आएंगे तो लगभग 2 घंटे हम उनको अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपनी रिसर्च है और जो हम ऑलरेडी राजस्थान के लिए जो काम कर रहे हैं उन सब का अवलोकन कराएंगे। और उसके बाद फॉर्मल कार्यक्रम लगभग 5 बजे शाम को शुरू होगा और उसमें डायरेक्टर IIT जोधपुर की तरफ से एक प्रेजेंटेशन दिया जाएगा, जिसमें हमने जो भी अभी तक पिछले 2 साल में प्रगति की है और राजस्थान की जितनी समस्याओं में हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं उनके बारे में उनको उससे अवगत कराया जाएगा। और तत्पश्चात जो है मुख्य सचिव महोदय जो है प्रथम ओरेशन जो है इसमें मरुधरा प्रतिबद्धता दिवस का जो पहला ओरेशन है वो मुख्य सचिव साहब देंगे और लगभग 50 मिनट के करीब वो उधर चलेगा। और उसके बाद हम उनसे डिस्कशंस करेंगे और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि IIT जोधपुर में जो भी हम रिसर्च करते हैं उसको राजस्थान के लिए रेलेवेंट कैसे बनाया जा सके और राजस्थान की जो समस्याएं हैं उन पर हम काम करने की दिशा में उनके मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ेंगे। राजस्थान की टॉप 5 समस्या क्या होगी जिसको आकार के लेकर बैठे? राजस्थान की सबसे बड़ी समस्या जो है वो है अभी जल। तो जल के विषय में हमारे यहाँ पर जैसा कि आपको मालूम ही है कि IIT जोधपुर में लगभग 27 एक्सपर्ट जल के विषय में काम करते हैं, जो मेरे ख्याल से किसी भी IIT में सबसे बड़ी संख्या है। और वन स्टॉप सोल्यूशन के तौर पर जो है जल जीवन मिशन में भी IIT जोधपुर भर के आया है। तो पहली समस्या जल की है, दूसरी एनर्जी की है, रिन्यूएबल एनर्जी की, तीसरी जो है अर्बन प्लानिंग और ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, और चौथी ये है कि हम जो राजस्थान की जो कला है और जो इनका हैंडीक्राफ्ट है उसको हम टेक्नोलॉजी की मदद से कैसे हम इनकी क्वालिटी इम्प्रूव करें, कैसे इनको हम मार्केट एक्सेस दिलवाएं, वो हम करने की कोशिश करेंगे। और पांचवा जो है हम जैसे अपनी कृषि से लेकर के जो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेंसर टेक्नोलॉजी का इन्फ्यूजन करके कृषि को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इस पर हम काम करेंगे। और इसके अलावा जो है और भी कई विषय हैं, जैसे आयुर्वेदा है, आयुर्वेदा में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, आयुर्जीनोमिक्स का यूज़ करके हम आयुर्वेदा के ट्रीटमेंट को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उस दिशा में भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो है अभी IIT जोधपुर ने एक बड़ा कदम उठाया है, जिसमें हम लोग ब्रह्मगुप्ता सेंटर एस्टैब्लिश करने वाले हैं। जैसा कि आपको बताया, ब्रह्मगुप्त जी जो है राजस्थान के ही थे, बड़े मैथमेटिशियन थे और उनकी मैथ को अभी तक बहुत अच्छी तरह से नहीं समझा जा सका है। तो IIT जोधपुर ने संस्कृत के विद्वान और मैथमेटिक्स के विद्वानों की एक टीम बनाई है, जो उनकी ब्रह्मगुप्त की मैथ को समझने की कोशिश करेगी और उस मैथ को यूज़ करके कैसे हम आज की नई टेक्नोलॉजी में उसको इस्तेमाल कर सकें, इसकी हम प्रयास करेंगे। सर, इससे पहले जो IIT के अंदर जोधपुर या अपने वेस्टर्न सेक्टर को लेकर कई कामों पर काम चल रहा था, फ्लोराइड के पानी पे भी चल रहा था, काफ़ी समय चल रहा था, उनकी क्या स्थिति है? अब तो उनमें कोई सफलता मिली है? वो कोई मतलब पेटेंट मिले होंगे, वो वाकई उपयोगी चीज़ें साबित हुई क्या? कुछ जल के विषय में हमारे यहाँ पर जल जीवन मिशन है और काफ़ी काम हमारे यहाँ पर हुआ है। अभी जैसे
फॉर एग्जांपल जो जैसलमेर बाड़मेर में जो एक भूमिगत जल का स्रोत हम लोगों को मिला है, उसको भी कैसे इस्तेमाल करके हम उसको उपयोगी बना सकें, इस दिशा में भी हमारे प्रोफेसर काम कर रहे हैं। जल में हमारे कई पेटेंट हम लोगों को पिछले कुछ दिनों में प्राप्त हुए हैं और जल से लेकर के हम कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा एक बड़ा जो अभी कार्यक्रम हम जोधपुर के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ हम मिलकर के लगभग 25 लोगों की हमने टीम इस काम पर लगाई है, जिससे कि जोजड़ी रिवर को सफाई करने की दिशा में क्या टेक्निकल सॉल्यूशंस हो सकते हैं और कैसे इसका बायो रेमेडिएशन करके और कैसे उसको जोजड़ी रिवर फ्रंट को हम डेवलप कर सकें, इसके दिशा में एक DPR एक बनी है, उसका भी हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं और उसमें जैसे जैसे हमें मार्गदर्शन मिलेगा हम उस दिशा में कमिटेड हैं कि IIT जोधपुर जो है जोजड़ी रिवर की सफाई करने में भी अपना योगदान प्रदान करें। सरकार से भी बात हुई सब जोजड़ी नदी को लेकर, सफाई को लेकर कोई स्टेट कोलैबोरेशन के लिए कोई तो जोजड़ी रिवर को लेकर के काफ़ी काम चल रहा है और जोधपुर का जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है, आपको तो पता ही है कि एक सुप्रीम कोर्ट की भी कमेटी है, एक जज साहब हैं और वो उनके मार्गदर्शन में चल रहा है, तो उनसे भी हमारी टीम मिली है और जोधपुर में कलेक्टर साहब और बाकी लोगों की टीम जितने भी है एडमिनिस्ट्रेशन की, उनके साथ IIT कैंपस में 1-2 बार काफ़ी गंभीर चर्चा हुई है और हमारी टीम जो है उनके साथ मिल करके काफ़ी काम कर रही है। कई बार जो है जोजड़ी की हम साइट विजिट्स भी कर चुके हैं और इस काम पे धीरे धीरे हमारी प्रगति हो रही है। क्या लगता है सर, कब तक, हालांकि रिसर्च की बात है तो लगता है कि जल्दी इसमें कुछ नई प्रोग्रेस सामने आएगी? मुझे लगता है हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसमें रिसर्च बहुत कुछ नहीं है, लेकिन जो रिसर्च एग्जिस्टिंग है उसको कस्टमाइज करके और उसको सोल्यूशन के तौर पर प्रस्तुत करने वाली बात है। तो मेरी कुलीग जो उस प्रोजेक्ट को हैंडल कर रही है वो अभी थोड़ी देर में आने वाली है, उस समय पे आप उनसे डिटेल में वो आपको टेक्निकल इसका जवाब देंगे। जोजड़ी नदी को तो कपड़ा उद्योग प्रभावित कर रहा है और फिर कपड़ा उद्योग को बंद होगा। धानोली स्थित गुरु दत्तात्रेय गो सेवाश्रम परिसर में वेद लक्षणा गो नंदी कृपा महोत्सव के अंतर्गत आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का गुरुवार को भक्ति और उल्लास के साथ समापन हुआ। गोलोकवासी श्रीमती लवगा देवी धर्मपत्नी मनोज जी पुण्य स्मृति में गोभक्त एवं गोव्रती परिवार श्रीमती डाई देवी धर्मपत्नी कर्णा जी सुपुत्र मोनाजी पुरोहित परिवार धानोल के तत्वावधान में आयोजित इस 7 दिवसीय कथा में अंतिम दिन युवाचार्य संत अभय दास महाराज ने सुदामा चरित्र और परीक्षित मोक्ष का भावपूर्ण वर्णन किया। संत अभय दास महाराज ने अपने प्रवचनों में कहा कि भागवत पुराण मानव को मानवता की ओर ले जाने वाला सरल, सुलभ और प्रेरणादायक मार्ग है, जो व्यक्ति को चिंता से चिंतन, जड़ता से ज्ञान और सीमित दृष्टिकोण से व्यापक सोच की ओर अग्रसर करता है। उन्होंने सुदामा प्रसंग का उल्लेख करते हुए कहा कि सुदामा वास्तव में गरीब नहीं थे, क्योंकि उनके पास संतोष रूपी सबसे बड़ा धन था, और जब जीवन में संतोष आ जाता है तो अन्य सभी भौतिक संपत्तियां तुच्छ प्रतीत होती है। उन्होंने बताया कि सुदामा ने कभी किसी से याचना नहीं की और जो सहज रूप से प्राप्त हुआ उसे स्वीकार किया। जब वे द्वारिका पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण ने स्नेह पूर्वक उनका स्वागत कर उनकी पोटली के चावल के माध्यम से उनका जीवन समृद्ध कर दिया। संत ने यह भी कहा कि संतों का अपमान कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका परिणाम अत्यंत गंभीर होता है। यदुवंश के उदाहरण से उन्होंने बताया कि ऋषियों के श्राप के कारण ही उसका अंत हुआ, और साथ ही उद्धव कृष्ण संवाद का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि एक मन में एक साथ जगत और परमात्मा दोनों नहीं रह सकते, इसलिए व्यक्ति को सही मार्ग का चयन करना आवश्यक है। भागवत के समापन प्रसंग में सुखदेव और परीक्षित संवाद का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि मृत्यु का बोध ही जीवन के ज्ञान की शुरुआत है और आत्मा की अविनाशी प्रकृति को समझ लेना ही भागवत का सार है। अंत में संत अभयदास महाराज ने श्रद्धालुओं को संदेश दिया कि कथा सुनना तभी सार्थक है जब उसे जीवन में उतारा जाए। उन्होंने नशा और अन्य कुरीतियों से दूर रहने का आह्वान करते हुए कहा कि यदि श्रोता अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं तो यही कथा की सच्ची सफलता होगी। कथा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे और भक्ति भाव से भागवत महापुराण का रसपान किया। भीषण गर्मी को देखते हुए पंडाल में पंखे और कूलर की समुचित व्यवस्था की गई थी। साथ ही दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बस और अन्य यातायात साधनों की भी व्यवस्था की गई, जिससे आयोजन में निरंतर जन सहभागिता बनी रही। इस अवसर पर प्रवीण सिंह चौहान अध्यक्ष कामधेनु गौशाला नाथ द्वारा, विक्रम सिंह देवड़ा अध्यक्ष युवा शक्ति फाउंडेशन
पाथावाड़ा और संजय जोशी धारम्बा ज्योतिष कार्यालय मंडार और उत्तम रावल अध्यक्ष श्री राणेश्वर गौशाला रानीवाड़ा खुर्द और चोपाजी उकाजी भोड़ नीलेश भाई सोनी पुरेश भाई पटेल संवाददाता ईटीवी राजस्थान गंगेश्वर रेस्क्यू टीम धानोल के सदस्य गो सेवाश्रम के ग्वालियर क्षेत्र के अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के सफल आयोजन पर श्रद्धालुओं ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए आयोजकों का आभार जताया। प्रवीण राठौर की रिपोर्ट। झांसी जनपद के डिमरोली रोड स्थित दिगारा क्षेत्र में संचालित स्टोन क्रशर स्थानीय लोगों के लिए गंभीर समस्या बन गया है। दिगारा क्षेत्र में सांस लेना दुर्भर हो गया है और ग्रामवासी बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि दिन रात चलने वाले क्रेशर से अधिक मात्रा में उड़ने वाली धूल मिट्टी ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है, जिससे लोगों का जीना दुर्भर हो गया है। ग्रामीणों के अनुसार दिन रात चलने वाले क्रेशर से उठने वाले धूल के गुब्बारे आसपास के घरों में भर जाते हैं। हालात यह है कि घरों की दीवारें, छतों और आंगनों पर मोटी धूल की परत जम गई है, तो वहीं पर घर के अंदर भी साफ सफाई करना बेअसर साबित हो रहा है। लोगों का कहना है कि ऐसा लगता है जैसे हम किसी रेगिस्तान में रह रहे हों। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इस धूल का असर अब सीधे स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। क्षेत्र के कई लोग सांस से जुड़ी बीमारियों, एलर्जी और फेफड़ों की समस्याओं से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों का दावा है कि लगातार धूल के संपर्क में रहने से कई लोगों को पथरी जैसी गंभीर बीमारी भी हो रही है, जिससे स्थिति और भयावह होती जा रही है। रात के समय हालात और बिगड़ जाते हैं। धूल इतनी अधिक हो जाती है जिससे सामने की वस्तु तक दिखाई नहीं देती। सामने से आ रहे डंपरों की लाइट की चमक से कई बार दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। ग्रामीणों के अनुसार इन हादसों में कई लोग घायल हो चुके हैं, जिसमें हाथ पैर टूटने और टांग में रॉड पड़ने तक की घटनाएं सामने आई हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा राजा बेटी नाम है। कहाँ की रहने वाली? नियापुर के हैं। तो यहाँ पर अभी ये कौन से एरिया पे आप? जी नवजीवन क्रेशर है और दिगारा से डिमरौली वाली रोड पे है। क्या समस्या हो रही है? और भैया हमारा मकान बन गया तो गर्मी लगा तो हम ना ऊपर पड़ पा रहा, काय के धूल आंखन में जा रही, मुंह में जा रही, टेटगा में जा रही। रोटी खाए बैठे तो रोटियन में धूल उड़ रही, सो धूल की मार रोटी 2-3 रोटी हटाने पड़ा था जब बुजुर्गों को और बच्चों को क्या समस्या? और हमारी बहन है, उन्हें 3 लाख रुपया लग गए इलाज में, सही नहीं हो रही। काय के धूल फेफड़े में खराब हो गए धूल से, डॉक्टर ने बता दिया। सब इलाज चला फिर भी ठीक नहीं हो रही धूल के मार। खून फिल्टर हो रहा, कौन कछ हो रहा। 1 साल के लाने बता खून फिल्टर। फिर वो सर वालन से भैया पानी डाल के चलाओ तो देते है क्या? नहीं तुम अपना घर देखो, हम तो यही चला है वो पानी उतर तक पहुँच नहीं रहा। तो हमने कि भैया हम कैसे रोटी थे, कैसे हम रहे थे? तो बोले काय नहीं तुम लेते जगह, हम तो हमारी तो पहले ही से चले, हम तो चलाएंगे। तो हम 15 लाख रुपया हम 15 दिन में जमा करते हैं। और अबे 4 केस जब पकड़ी थी तो बोले हमने 15 लाख दे, हम तो चला है, हमारे तो पैसा लगा। और हमने भैया लाइट दे दो, तो हमने लाइट नहीं दिया। बाबा बेटी कर रहा है तो बोले हम लाइट का दी, हम नहीं दे लाइट, कुछ नहीं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम गुरचर रजत है। कौन सी जगह है ये? ये दिगारा है। यहाँ क्रेशर से क्या दिक्कत हो रही है? क्रेशर से दिक्कत है कि बच्चे बूढ़े हर आदमी को परेशानी है। इन लोगों से बोला हमने, कई बार हम लोग आए, इनसे बोला कि पानी आप क्रेशर पे डालिए, मगर पानी नहीं, रोड पे डाल रहे हैं। रोड पूरा देखो आप दबा लिया। बूढ़े पुराने का इलाज भी नहीं हो पा रहा। किसी में पैसा है नहीं है, मान लो हमने पैसा हम लगा सकते, अब किसी के पास नहीं है पैसा तो कहाँ से लगाएगा वो तो मरेगा। इनसे कई बार बोल चुके हम लोग, मगर नहीं मान रहे ये लोग। ये दमंग आदमी है, इनो पैसा है तो हम लोगों की जवान मान लो भाषा दबा रहे हैं ये लोग। कितनी दूर तक धूल जाती है इसकी? यहाँ से 3 किलोमीटर धूल जाती है। आप मकान पे चलिए, मकान पे दिखाएंगे कम से कम 2 आंगन धूल जमी है। यहाँ से 2 किलोमीटर डिमरौली है, उस पे मकान पे देखिए आप, कम से कम इतनी मोटी धूल जमी नहीं हो। तो हम इसको क्रेशर वाले को उल्टा पैसा हम चंदा जोड़ के देंगे, क्रेशर वाले को देंगे हम। कौन सा क्रेशर है ये नवजीवन क्रेशर बोलते हैं, गुप्ता जी की है कोई, हम नाम नहीं जानते इनका। अच्छा, शिकायत कहीं आपने पहले की है इसकी? शिकायत तो भैया थाने पे भी डाल दी, सब पे डाल दी, मगर कोई प्रशासन नहीं सुन रहा। सबने को उनने खरीद लिया है। ये पैसा वाले, हम लोग गरीब आदमी है, इतनी जनता खड़ी है, हम लोग सब गरीब आदमी है। हम लोगों की जबान दबा रहे हैं, जबान दबा रहे हैं। क्यों? हम लोग गरीब आदमी है, हम लोग गरीब आदमी है, हम लोगों को दबाना चाहते हैं ये लोग। अब ये प्लांट चल रहा, देखो आप धूल बोल रही है,
ये प्लांट बंद करें, ये प्लांट आप चालू करवाइए अभी हाल, इसको चलाइए। आप यहाँ खड़े नहीं हो पाओगे, आप खड़े हो जाओगे तो हम मूल्य में। कितने डंपर रोज निकलते हैं यहाँ से कम 200 डंपर पायड़े निकलते हैं। देखो गाड़ी ये भी जा रही है, अभी धूल देखो कितनी उड़ती है। आप ही पीछे बैक करना, बैक कैमरा करना, देखो पानी डला है, रोड पूरा दबा लिया। मेरा नाम पवन यादव है और अक्सर मैं ये यहाँ जब भी यहाँ से गुजरता हूँ तो आप देख लीजिए यहाँ मतलब रोड पे जगह भी नहीं बची हुई है। यहाँ इतनी डस्ट 24 घंटे आप किसी की भी जांच करवा लीजिए, इसकी जो महीन डस्ट होती है वो सीधी फेफड़ों में चिपक रही है और इससे कई तरह के जैसे पथरी की बहुत ज्यादा समस्या आ रही। कई लोगों की हम आपको रिपोर्ट भी लिखवाएंगे और क्या करें कोई। और अगर इनकी आप बोल रहे थे अभी जो शिकायत की बात कर रहे थे आप, तो अभी प्रशासन के पास जाएंगे शिकायत करने के लिए, तो ये लोग क्या है कि पैसे दे देते हैं प्रशासन को। अब प्रशासन तो उन्हीं की बात सुनेगा जिसके पास पैसा होगा। अब हम कहाँ जाएं आप बताइए हमको। क्या है क्रेशर का नाम, कौन मालिक है? इसका कोई गुप्ता जी हैं बीजौर के, नवजीवन ग्रेनाइट के नाम से क्रेशर चलता है। और यही क्रेशर नहीं है, एक श्याम स्टोन है इसके जस्ट पीछे, और भी जय मां संतोषी क्रेशर, ये निशाकांत गुप्ता की है, ये एक्सपायर हो चुकी है, कोई और चलाता है इनकी। तो मतलब यहाँ पास में भी मकान है, निकलने में कुछ नहीं दिखता। आए दिन कहीं गाड़ी गिर जा रही, कहीं एक्सीडेंट हो रहा है, क्या करें बताइए आप। बच्चे स्कूल यही समस्या, बच्चे बूढ़ों कहीं भी आप स्कूल मार्केट कहीं भी आप जा सकते हैं, सबका यही हाल है, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक का बहुत परेशानी है। बच्चों को खुद हम झांसी में किराया दे रहा है, खुद घर पे नहीं रख रहा है, किराया देकर मकान में पढ़ा रहा है बच्चन को। क्या कहते हैं, समस्या ही ऐसी है। दुर्घटनाएं भी हो रही है, कई दुर्घटनाएं, अनगिनत दुर्घटनाएं, और दुर्घटनाएं होती, हम लोग अपना इलाज करा लेते। कभी कोई बड़ा हादसा हो जाए तो फिर हम किससे कहेंगे, कौन जिम्मेदारी लेगा? क्या क्रेशर वाले जिम्मेदारी लेंगे? अगर कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए तो क्या क्रेशर वाले जिम्मेदारी लेंगे? कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा, हादसा ऐसे ही होते रहे। जो स्टोन क्रशर्स हैं उसमें मेनली ये है कि जो वहाँ पर स्टोन क्रशिंग से जो पीजीटी इमिशन होता है उसको हमें रोकना होता है। मेन जो चैलेंज है स्टोन क्रशिंग यूनिट्स में वो पीजीटी इमिशन का है। उसके लिए मेनली जो वाटर स्प्रिंकलिंग का प्रावधान है जो रेगुलरली चलती रहनी चाहिए जब तक कि प्रोडक्शन का कार्य हो या जो ट्रांसपोर्ट होगा उसके लिए। तो सर कोई विपरीत स्थितियां पाई जाती है तो विभाग की तरफ से क्या कार्रवाई? ईयर एक्ट में हमको ये पावर है कि हम उस कंसर्न यूनिट को अगर वहाँ पर कोई भी मानक से अधिक अगर उत्सर्जन है डस्ट पार्टिकल्स का, तो हम उनको पहले जो है डायरेक्शंस इशू करते हैं, उनको बताते हैं कि आपको ये इस तरीके से जो है इसको मिटिगेट कर सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर वो नहीं मानते हैं और उनके जरिए से कोई नॉन कंप्लायंस होती है तो फिर उसमें जो है अंडर जो है ईयर एक्ट जो है फर्दर जो है रिकमेंडेशन भेजी जाती है लखनऊ के लिए और फिर जो है आगे की प्रक्रिया एज पर SOP अमल में लाई जाती है। समय सीमा क्या होती है? समय सीमा संचालन दिन में मान्य, दिन में संचालन के लिए। आकाश कुलश्रेष्ठ की रिपोर्ट।